गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ग्रामर का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार व भाषा के नाम पता कीजिए तथा लिखिए। ये बुक्स हैं, रचनाएं हैं, इनके राइटर और उसकी भाषा दोनों चीजें बतानी है। आंसू ये काव्य संग्रह है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और इसकी भाषा हिंदी है। मानसरोवर भाग 1 ये कहानियों की एक किताब है जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, इसकी भाषा भी हिंदी है। तीसरी है विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक विनय यानी रिक्वेस्ट रूप में एक बुक थी जो राम को उन्होंने अपने उद्धार के लिए विनय की थी। इसकी भाषा ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा हिंदी का ही एक हिस्सा है। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जिसकी भाषा हिंदी है। साखी और दोहे, साखी को ही दोहा कहते हैं, लेकिन कबीरदास के जो दोहे थे ना उनको साखी का नाम दे दिया गया था। तो कबीरदास इसके रचयिता हैं और भाषा है सधुकड़ी। सधुकड़ी भाषा का मतलब क्या था कि कबीरदास जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो जहाँ जहाँ घूमते थे, जो लोकल लैंग्वेज थी, जो स्थानीय भाषाएं थी, उनके जो जो शब्द उनको आसान लगते थे, जो बोलचाल के शब्द थे, उनको वो शामिल कर लेते थे अपने साखी और दोहों में, तो वो सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहलाती थी। नेक्स्ट, कदम्ब का पेड़, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसकी भाषा हिंदी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, भाषा और लिपि में क्या संबंध है? लिपि न होती तो क्या होता? भाषा और लिपि का परस्पर गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि भाषा के द्वारा मनुष्य विचारों को व्यक्त करता है, ठीक है, और लिपि उनको लंबे समय तक स्थायी रूप से सुरक्षित रखने व एक स्थान तक ले जाने का काम करती है। मतलब एक जगह तक भाषा को पहुंचाने का काम कौन करती है? लिपि। भाषा और लिपि का परस्पर गहरा संबंध है। लिपि ना हो तो भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लिपि भाषा को मूर्त रूप देती है। भाषा का जो मौखिक रूप है ना वो अमूर्त है, उसको हम देख नहीं सकते। अमूर्त क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते। मूर्त मतलब हमारे सामने। तो लिपि के रूप में भाषा हमारे सामने मूर्त रूप में आती है। तो लिपि ना होती तो क्या होता? लिपि ना होती तो भाषा का मूर्त रूप कभी ना बन पाता। तो भाषा और लिपि का गहरा संबंध है। भाषा मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है और लिपि भाषा को व्यक्त करने का माध्यम है, भाषा को लिखने का माध्यम है, भाषा को सुरक्षित रखने का। कोई बात, कोई विचार किसी ने लिख के रखा, उसको वो कितने भी समय बाद उसको पढ़ सकता है, लेकिन ओरली उसको याद नहीं रहेगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी ने क्या कहा था वो ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर उसकी कोई रचना है, कोई बुक है, तो उसको हम पढ़ के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। ये मैं आपको क्लिक भेज दूंगी, आप इसको कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो रफ नोटबुक में एक बार इसको नोट कर लेंगे, जब बुक परचेज कर लेंगे तो उसको बुक में फिल कर लेंगे। अगला चैप्टर है आपका वर्ण विचार। मैं 2 चैप्टर करवा रही हूँ ग्रामर के, क्योंकि हमने रीडर के 4 चैप्टर ऑलरेडी कर रखे हैं। इसके हम 2 चैप्टर करने के बाद में फिर हम रीडर में वापस जाएंगे। वर्ण विचार, आज मैं सिर्फ चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगी आपको, करेंगे हम इसको कल। वर्ण क्या होता है? अक्षर, लेटर। आपका हिंदी के अंदर जो वर्णमाला, माला मतलब जैसे मोती होते हैं ना, मोतियों को धागे में पिरो दिया जाए तो वो माला बन जाती है। तो ऐसे ही अक्षरों का जो बहुत सारे अक्षर है ना, उनको वो जो इकट्ठे रूप में जो लिया जाता है वो क्या है? वर्णमाला। अ से लेकर ज्ञानी तक, ज्ञ तक आपकी जो वर्णमाला है वो गिनी जाती है। उसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, उसमें संयुक्ताक्षर भी आते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला, वर्ण विचार के अंदर हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 पार्ट हैं ये, स्वर और व्यंजन। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण को तोड़ना। स्वर और व्यंजन, वर्ण संयोग, वर्ण संयोग मतलब 2 वर्णों का मिलना। वर्णों को संयुक्त करके उनसे एक शब्द लिखिए। ये जो प है ना, ये आधा है। हलंत लगने का मतलब क्या है? ये अक्षर
आधा है और इसमें र लगाएंगे पूरे वाला, तो ये प तो आधा है और ये र पूरा है। फिर इससे हमें नए शब्द बनाने हैं। अब ख को आधा हम इस तरह लिख सकते हैं, प को आधा हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी आधा प है और ये भी आधा प है। ख में अगर ये ख आधा है, इसको अगर हम इसके पैर में हलंत लगा दें तो भी ये आधा ख गिना जाएगा। ये ख नहीं है, ये ख बनेगा। जब इसको हलंत हट जाएगा, पूरा ख जो होता है वो बनकर लाता है ख। वो ख कैसे बनता है? ख के अंदर अ जुड़ गया, अ स्वर उसके अंदर जुड़ गया, तब वो बनता है ख। अदरवाइज वो है ख, उसको पैर में हलंत लगा होता है। वर्णमाला के जितने भी व्यंजन हैं उन सारे व्यंजन में अ स्वर जुड़ा रहता है, तभी उनके उच्चारण में अ की आवाज आती है। कै, ख, ग हम ऐसे करते हैं ना, लेकिन जब क के पैर में हलंत लगा होगा तो वो क गिना जाएगा। जब उसके अंदर अ का संयोग हो जाएगा, अ मिल जाएगा, तो वो पूरा हो जाएगा, अर्थात उसका जो विसर्ग है, नीचे जो हलंत है वो हट जाएगा। हलंत हटते ही वो पूरा अक्षर क्या बन जाएगा? कै, ख। तो वर्णमाला में हम सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है कै, मै, लै, कमल। अब इसको हम टुकड़े कर सकते हैं ना, क प्लस म प्लस ल, लेकिन क के टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई है वर्णमाला की। मैं क की बात कर रही हूँ, कै की नहीं कर रही। कै के तो हम टुकड़े कर सकते हैं, क के पैर में हलंत प्लस ए। क जो हलंत वाला जो वर्ण है वो ही वर्णमाला का एक हिस्सा है और उसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह। तो कल हम इसको करेंगे। आज सिर्फ आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देनी थी, वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, धन्यवाद बेटा।